काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। केंद्र सरकार ने गृह मामलों की संसदीय समिति के उस विचार को खारिज कर दिया जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि अपराध की जो उम्र है 18 से घटाकर 16 की जाए और बाल यौन अपराध में शामिल 16 से ऊपर की आयु वाले सभी आरोपियों पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में 2019 में हर 8 घंटों में एक नाबालिग को किसी महिला या लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में पकड़ा गया, जबकि नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले जो दूसरे अपराध हैं वो इससे ज्यादा ही, इसके अलावा भी हैं। भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को किशोर माना जाता है। सरकार ने एक पैनल को यह बताया है कि बच्चों द्वारा किए गए अपराधों को छोटे, गंभीर और जघन्य अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जो जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम के तहत उन्हें वयस्कों के रूप में पेश करने का प्रावधान पहले से मौजूद है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में उन मामलों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया भी शामिल करता है जहां 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों पर जघन्य अपराध करने का आरोप लगाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकारों पर बनी कन्वेंशन ये कहती है कि 18 साल की उम्र से कम के किशोरों को नाबालिग ही माना जाए। भारत ने इस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। कन्वेंशन ये भी कहती है कि ऐसे बाल अपराधियों को वयस्कों से अलग समझा जाए और समाज में उनके पुनर्वास के लिए सरकारें हर उचित कदम उठाएं। अब ऐसे में नाबालिग अपराधी की उम्र क्या हो, इसे लेकर तमाम तरह के मत जो हैं वो सामने आते रहते हैं। इस समय जो सवाल है वो यही महत्वपूर्ण है कि जो संसदीय समिति की पैनल की जो रिपोर्ट थी, उसकी जो सिफारिश थी, सरकार ने जिसे खारिज किया है, उसके पीछे के तर्क वितर्क क्या हैं और दरअसल जो नाबालिग अपराधी है उसकी उम्र की सीमा को लेकर हमेशा से चर्चा की जाती रही है। इसके क्या क्या आयाम हैं, तमाम विषयों पर इससे जुड़े हुए अहम बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। शंकर अग्रवाल हैं, आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। स्वागत है सर आपका। साथ ही चारू प्रज्ञा हैं, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट। आप दोनों का स्वागत। शंकर जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी और संसदीय समिति की जो सिफारिश थी उस पर सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी जिसे सरकार ने खारिज किया। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जहाँ तक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 में अमेंडमेंट आया, ये जिस समय मैं सेक्रेटरी था, हम लोगों ने इसको इनिशिएट किया था। आइडिया ये था कि बहुत सारे सो कॉल्ड बच्चे
वो बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम करते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ था। और उसका बैकग्राउंड ये था कि हिंदुस्तान में क्योंकि बर्थ एंड डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है उसका सिस्टम और उसका जो प्रोसेस है बहुत डिफेक्टिव है। गांव में आप बहुत सारे ऐसे लोग पाएंगे जो 20 साल 21 साल 22 साल के हैं, लेकिन कोई सर्टिफिकेट के माध्यम से वो अपने आप को नाबालिग मानते हैं या 18 साल से कम की उम्र का दिखाते हैं। तो क्या किया जाए, इसीलिए सोचा गया कि अगर हम एक बीच में एक कैटेगरी बना दें 16 से 18 साल की, एंड हाउ अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसी है कि उनको नाबालिग माना जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने हिनेस कोई क्राइम कर दिया है, कोई बहुत जघन्य अपराध कर दिया है, तो एक बोर्ड में जाएगा, बोर्ड विल एक्सरसाइज इट्स माइंड, विल गिव इट्स रिकमेंडेशन, अकॉर्डिंगली एक्शन विल बी टेकन। ये इसलिए क्या था क्योंकि वी हैड टू ड्रॉ अ वेरी फाइन बैलेंस बिटवीन जो नाबालिग कहलाते हैं और जो बालिग कहलाते हैं। हम उसकी सीमा कहाँ 18 रखें, 20 रखें, 16 रखें, ये एक आर्बिट्रेरी काइंड ऑफ लाइन है। लेकिन बहुत सारे स्टडी के बाद ये सोचा गया कि 18 साल एक ठीक होगा। लेकिन चूंकि जैसे मैंने बताया कि जिस तरह की सामाजिक परिस्थितियां हैं हिंदुस्तान में, उसको देखते हुए 16 से 18 वर्ष के बीच की एक नई कैटेगरी बनाई गई। जो संसदीय समिति ने ये कहा है कि ना जितने भी बच्चे हैं उनको 16 साल से नीचे अगर है तो नाबालिग माना जाएगा, और 16 से 18 के बीच में किसी ने भी क्राइम किया है तो वो जघन्य, वो उसको क्रिमिनल माना जाएगा। ये मेरे ख्याल से इट विल रादर हार्श फॉर द चिल्ड्रन। एंड एज यू हैव सेड कि यूनाइटेड नेशन ने भी ये कहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नाबालिग माना जाए, एंड वी आर सिग्नेटरी टू दैट डिसीजन, दैट कन्वेंशन। तो अंडर दी सर्कमस्टांसेस आई थिंक कि जो समिति ने बात कही है वो शायद बहुत आई वुड से दैट मे नॉट बी वेरी प्रूडेंट। ठीक है, आप कह रहे हैं ये थोड़ी हार्श है। चारू प्रज्ञा, चर्चा में मैं आपको शामिल करना चाहूंगी, और ये एक बड़ी चर्चा का विषय रहा है। हम देख रहे हैं कि नाबालिगों की उम्र को लेकर अपराध के सिलसिले में कि दरअसल उम्र क्या निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि जो अपराध ब्यूरो के आंकड़े हैं वो भी इसकी गवाही दे रही हैं, जिसका जिक्र पैनल ने अपनी रिपोर्ट में भी किया है, अपनी सिफारिशों में भी किया है कि बहुत ही सारी जघन्य अपराध है जिसमें नाबालिग अपराधियों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या लेकिन इसी को सिर्फ एक आधार बनाया जा सकता है उन सिफारिशों को मानने के लिए जो पैनल ने रिकमेंड की हैं, और सरकार ने जिन आधार पर इसे खारिज किया है, मैं चाहूँगी आप उसके पक्ष को हमारे दर्शकों को समझाएं। अमृता जी, मैं कुछ बातें जब मुझे विषय मिला आज के कॉन्वर्सेशन का तो सोच रही थी, और इसमें कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकती हैं, लेकिन हमें एक चीज ख्याल में रखनी है, जिस तरीके से समय बदल रहा है इसी तरीके से वक्त के साथ हमारे कानून को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हमारे बच्चों का मानसिक विकास पहले के बच्चों के मुकाबले में ज्यादा जल्दी होने लग गया है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये हमारे स्कूल के करिकुलम के हिसाब से भी प्रूव्ड है, और हम खुद भी देखते हैं हमारे घर में जो बच्चे हैं, चाहे वो माता पिता के रूप में हम देखें या बड़े भाई बहनों के रूप में हम देखें, हम ये देखते हैं कि आजकल बच्चों का जो मानसिक विकास है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी होता है। तो अगर हम समय समय पर अपने कानून को नहीं बदलेंगे, हम नहीं अपडेट करेंगे, तो हम हमारे देश में सुरक्षा की स्थिति को लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और हमारे यहाँ एम्बिग्विटी है, आज हम 18 साल की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट में हम 16 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे आईपीसी में 12 साल मेंशन होता है। आईपीसी जो एक और हमारा लॉ है उसमें कहा जाता है कि 12 साल के बाद एक बच्चा मानसिक स्थिति से इतना समझदार हो सकता है कि वो अपने लिए निर्णय ले सकता है, और चाहे वो कस्टडी के केसेस में भी हो, कस्टडी के केसेस में भी कोर्ट ये मानती है कि 12 साल के बाद एक बच्चा निर्णय ले सकता है वो माता के साथ रहना चाहता है, पिता के साथ रहना चाहता है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो क्यों नहीं हम इसी तरीके का दायरा अपनाते क्रिमिनल केसेस में भी। अगर हम सिविल केसेस में एक 12 साल के बच्चे को मैच्योर मानते हैं, और अगर वो क्रिमिनल केस हीनियस नेचर का है, अगर एक 12 साल का, 14 साल का, 15 साल का बच्चा एक रेप में इन्वॉल्व है, तो क्या ये सही है उसको हम एक जुवेनाइल की तरह ट्राई करें और एक अडल्ट की तरह ट्राई ना करें? क्योंकि जो क्राइम किया गया है वो जुवेनाइल का क्राइम नहीं है, वो एक अडल्ट का क्राइम है। तो इस केस में लेकिन हम हमेशा हर चीज को एक ही
तरीके से नहीं तोल सकते, क्योंकि मर्डर कभी कभी गुस्से में भी हो सकते हैं, तो मोमेंटली एंगर करा गया हो या अपने आप को बचाने के लिए कोई करा गया मर्डर हो या ग्रीवियस हर्ट हो, हम उनको एक तरीके से नहीं तोल पाते। लेकिन जो ये 12 साल, 16 साल और 18 साल का फर्क है, इसमें और सोचने की जरूरत है। अमृता जी, एक चीज और है, अगर आप ये देखें, हमारे देश में जितने जुवेनाइल केयर होम सेटअप किए गए हैं, ये 90% एनजीओज रन करती हैं, और इन एनजीओज में से करीब करीब 35 से 40% एनजीओज आज तक रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो जुडिशली भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, हमें जरूरत है देखने की कि हमारे जुवेनाइल बच्चे किस केयर होम में हैं, कौन सी एनजीओ इसको चला रही है, वो रजिस्टर्ड नहीं है तो क्यों रजिस्टर्ड नहीं है, हम किस तरीके से वहां के अंदर के माहौल को सुधार सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए अच्छा माहौल देना हमारे लिए अनिवार्य है। अगर हम उनको अच्छा माहौल नहीं दे पाएंगे तो आज जो बच्चा पेटी क्राइम कर रहा है, वो कल को उसी जुवेनाइल होम से हार्डल क्रिमिनल बन के भी तो निकल सकता है। तो 2 सुझाव है मेरे। एक तो हमारे सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि सेग्रीगेट करा जाए, जो जुवेनाइल क्रिमिनल्स हैं, जो पेटी क्राइम्स में हैं, और जो जुवेनाइल क्रिमिनल्स हैं जो और सीरियस या हीनियस ऑफेंसेस में हैं, उनको अलग अलग रखा जाए, उनकी अलग तरीके से काउंसलिंग करी जाए, उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उनकी स्किलिंग करी जाए। क्योंकि जब एक बच्चा एक जुवेनाइल होम में रहता है, उसको सिंपल रोज की पढ़ाई लिखाई करना या थोड़े बहुत काम बता देना सफिशिएंट नहीं है। हर बच्चा जो एक केयर होम में जाए, वो एक स्किल सीख कर अगर बाहर आए, तो ऐसी मेरी विनती सरकार से भी रहेगी, और इसको हम बाद में और तरीके से उठा सकते हैं। जितने केस होते हैं अगेंस्ट जुवेनाइल्स, अगेंस्ट माइनर्स, उतने ही केस माइनर्स करते हैं, उतने ही केस माइनरों के द्वारा करे गए होते हैं। तो हमें एक तरफ तो सुरक्षा देनी है उन लोगों को जिनको हमें अडॉप्शन के सिस्टम में इंक्लूड करना है, जिनके अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं, और हमको उनका बचाव करना है, पर उसी समय पर हमें इन लोगों को भी या तो वापस से सोसाइटी में लाने के लिए तैयारी करनी है, या इनकी काउंसलिंग करनी है, इनकी पढ़ाई करनी है। और अगर हमें ऐसा लगता है नेचर ऑफ क्राइम, उसकी जो सोच है वो अडल्ट ही है, तो क्यों ना ये ट्रायल की उम्र और घटा दी जाए। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी, हो सकता है मेरा ओपिनियन थोड़ा अनपॉपुलर हो, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर अडल्ट क्राइम करा गया है तो अडल्ट तरीके से ट्रायल भी करा जाना चाहिए। ठीक है शंकर अग्रवाल जी, बेहद महत्वपूर्ण बात उठाई है चारू जी ने कि अगर अडल्ट क्राइम किया गया है तो उस पर जो सज़ा है या जो उसके साथ कोर्ट का रवैया है या जो कानून की प्रक्रिया है वो उसी हिसाब से चलनी चाहिए। और एक बात जो और वो कह रही थी कि जो सिविल में प्रावधान है कि 12 से ऊपर के परिपक्व मान लिया जाता है, उसे हमें क्रिमिनल प्रोसीजर में भी लागू किया जाना चाहिए। मुझे लगता है बड़ा संवेदनशील मसला है ये, पर आप इस पे क्या मत रखते हैं? पहली चीज तो नम्रता जी, एडल्ट क्राइम इज अ क्राइम। एडल्ट और उसके भी हम लोग बात नहीं करें। पहले तो आपको इस परिदृश्य में ये देखना पड़ेगा, जो सो कॉल्ड हम लोग क्राइम बोलते हैं और बहुत सारे टाइम पे एफआईआर हो जाती है अगेंस्ट पीपल बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। आप उसको जरा ये चेक करके देखिए कि कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ। इस देश में प्रथा क्या है कि कहीं कुछ हुआ, पूरे परिवार को एफआईआर में उसके अंदर रोप इन कर दिया जाता है, जिसके अंदर बच्चे भी आ जाते हैं। जैसे मेरे पास इसमें डेटा नहीं है, पर अगर आप डेटा देखेंगे कि जो सो कॉल्ड की आपने बताया कि हर दिन में 9 लोगों का ऐसा क्राइम मिलता है, बट वी हैव टू फाइंड आउट कि ये तो एलिगेशंस हैं, दिस इज ओनली इन एफआईआर। अल्टीमेटली देखना कि क्या वाकई में ये क्राइम किया गया था, नहीं किया गया था, ये तो पहली बात है। दूसरी चीज, हम जैसे जैसे ज्यादा सिविलाइज होते हैं, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमको देखना चाहिए, हमको जानना कोशिश करनी चाहिए कि हम रिफॉर्मेटिव प्रोसेस की तरफ जाएं। आप जैसे देखते हैं कि पूरी दुनिया में हर जगह ये मुहिम चल रहा है कि हम फांसी की सजा को कम करें। क्यों कम करें? बिकॉज ये देखा जा रहा है कि वी मस्ट मूव टुवर्ड्स रिफॉर्म रादर देन पनिशिंग पीपल। हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हम जस्ट किसी को पनिश कर दें। अगर ये पाया जाता है कि आदमी इनकॉरिजिबल है, सुधार नहीं हो सकता इसमें, तो निश्चित रूप से लीगल। तीसरी चीज, अगर आप देखें, जैसे मैं आपको पहले बताया था, ये कौन सो कॉल्ड जो बच्चे जिनको हम कहते हैं क्रिमिनल है या एडल्ट क्राइम किया है, आधे से ज्यादा आप ऐसे दे पाएंगे कि जिनकी एक्चुअल उम्र जो है वो 18 साल से कहीं ज्यादा है, लेकिन चूंकि गांव में कहीं पे कोई रिकॉर्ड होता नहीं है, कहीं कुछ होता नहीं है, तो इसलिए हम उसको एक जुवेनाइल, सब कोशिश ये करते हैं जब पहले क्राइम कर लेता है तो ढूंढता है कि मैं कोई ऐसा सर्टिफिकेट ले आऊं
जिससे ये प्रूव कर सकूं कि मैं अभी भी अडल्ट नहीं हूँ। तो इन सब चीज़ को देखा, लेकिन उसके लिए आजकल बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं और मेडिकल प्रैक्टिसेस के आधार पे तय किया जा सकता है कि बच्चे की उम्र क्या है। तो आई पर्सनली फील कि यस, अगर किसी बच्चे ने बहुत हेनियस क्राइम किया है एंड वी फील ही इज इनकॉरिजिबल, तो इसीलिए वो एक प्रावधान बनाया गया 16 से 18 साल का कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड विल लुक इनटू दैट, विल गिव अ रिपोर्ट एंड दैट रिपोर्ट विल गो टू अ कन्वेंशनल कोर्ट, अल्टीमेटली जो कोर्ट ट्राई कर रहा है, एंड दैट विल एक्सरसाइज हिज माइंड। आइडिया ये कि ना, अगर जब बहुत लेवल पे जब विचार हो जाता है तो एक अच्छा निर्णय हो जाएगा। हम हर एक व्यक्ति को जस्ट बिकॉज कि उसका नाम किसी क्राइम के अंदर शामिल हो गया, हम सोचें कि उसको पनिश कर दें, उसको ऐसे ट्रीट करें जैसे कि वो बड़ा हार्डकोर क्रिमिनल है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं हुआ। समाज के लिए भी इट विल नॉट बी अ गुड थिंग। एक दूसरी बात चारू जी ने रेज की रिगार्डिंग दीज एनजीओ। हो सकता है चारू जी कि बहुत सारे एनजीओ अच्छे नहीं हो सके, बहुत सारों की व्यवस्था मैनेजमेंट हो सकता है पूरा हो, आप ट्रांसपेरेंट ना हो, but let us move from darkness to light. Unless we promote such NGO, who will take care of these guys? आइडिया ये होना चाहिए कि हम ऐसे एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ को प्रमोट करें और धीरे धीरे ऐसे मैकेनिज्म बनाए जिससे कि उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके और बेटर हो जाए। अब देखिए, पिछले 70 साल में बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हुआ है। इवन जो सिविल सोसाइटी की जो पकड़ है और सिविल सोसाइटी का जो ओवरसाइट है, बहुत तगड़ी होती जा रही है, and that is a good sign. That's a sign of maturity of the society. So let us not criminalize the entire society just because somebody is involved in a so-called involved in a crime. लेकिन देखा जाए कि क्या वाकई में उसमें संलिप्तता है, कॉरिजिबल है, इनकॉरिजिबल है, वाकई में क्या उम्र है, क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, एंड दैट्स व्हाई 16 से 18 साल का किया गया है। ठीक है। चारू प्रज्ञा जी, जो बातें शंकर जी ने कही हैं, जाहिर तौर पे आप उसका भी जवाब देंगी, उस पर भी अपना मत रखेंगी, लेकिन जो सरकार ने पैनल को कहा है और जिस बात का आप जिक्र कर रही थी कि कानून में समय परिस्थितियों के हिसाब से, चूंकि अब चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं, चेंजेस होने चाहिए, अमेंडमेंट होने चाहिए, लेकिन सरकार ने तो कहा है कि जो बच्चों के द्वारा किए गए अपराधों को छोटे, गंभीर और जघन्य अपराधों के रूप में श्रेणीबद्ध यानी कि वर्गीकृत पहले से किया गया है और जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम के तहत उन्हें वयस्कों के रूप में पेश करने का जो कानून है, जो प्रावधान है, वो पहले से है। इस पर आपका क्या कहना है? जी, अमृता जी, सर जो भी बोल रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैं नहीं कह रही कि मैं एनजीओज के खिलाफ हूँ या एनजीओज को जुवेनाइल केयर होम को नहीं रन करना चाहिए। मैं केवल ये कह रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली इनके ऊपर ज्यादा नजर रखी जानी चाहिए। कोई एनजीओ ऐसे भी तो हो सकते हैं सिर्फ सरकार से फंडिंग लेने की वजह से ये घर चला रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ जिस तरीके से हमने रिसर्च करी, हमने देखा इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और वो छोटा संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। 30%, 35% जहां पर सही तरीके से टॉयलेट्स नहीं है, 15% है जहां पर साफ पीने का पानी नहीं है, बहुत सारे हैं जहां पर हर एक बच्चे के लिए अलग बिस्तर तक नहीं है। तो इन एनजीओज पर, इन केयर होम्स पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा एम एक सोसाइटी के तौर पर, जुडिशरी के तौर पर और सरकार के तौर पर एक ही होना चाहिए। हम इन बच्चों को वापस मेन स्ट्रीम में इनकॉर्पोरेट कर पाए, और हम वो तभी कर पाएंगे जब हम उनको इन केयर होम्स में एक अच्छा जीवन दे पाए, उनको ये दिखा पाए कि आप अच्छा जीवन जियोगे, आप मेहनत करोगे, आप कुछ पढ़ाई करोगे, कुछ स्किल सीखोगे, तो आप वापस अपनी जिंदगी आदर के साथ जी पाओगे और आपको वापस क्रिमिनल दुनिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आप कह रही हैं अमृता जी, जो इस एज के ऊपर डिस्कशन था और जिस तरीके से पार्लियामेंट में भी ये डिस्कशन अभी चल रहा है, तो इसमें मैं वापस से इसे दो हिस्सों में करना चाहूंगी। देखिए, हमारी सरकार ये चाहती है कि एक बच्चा जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो वो अडल्ट जुडिशियल सिस्टम में ना फंस जाए। हमें मालूम है किस तरीके से केसेस की पेंडेंसी होती है, हमें मालूम है किस तरीके से केस अपील टू अपील चलता है, और एक छोटे बच्चे की जिंदगी पर बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सरकार नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा जो रिहैबिलिटेट हो सके मेन स्ट्रीम लाइफ में, वो अडल्ट जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा बने, और उन बच्चों को अलग ही रखना चाहिए। और क्लियर डेफिनेशंस अभी कर दी गई हैं, कौन सा पेटी क्राइम है, कौन सा सीरियस ऑफेंस है और कौन सा हीनियस ऑफेंस है। और इन बच्चों को मैं नहीं डिस्कस कर रही, मैं उन बच्चों को डिस्कस कर रही हूँ जो मैंने बोला कि जो नेचर ऑफ क्राइम है,
जिसका इतना ज्यादा हीनियस है कि वो सोचा समझा क्राइम है, उस क्राइम को आप माफ नहीं कर सकते। उस बच्चे को आप 15 साल का 14 साल का बोलकर आप एक जुवेनाइल केयर होम में नहीं रख सकते। और इन बच्चों के लिए एक अलग प्रावधान बना देना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों की मानसिक स्थिति हमारे सोच से ज्यादा जल्दी बदल रही है। एक चीज और है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, बहुत चीप इंटरनेट है, सबके पास फोन्स की अवेलेबिलिटी है। तो जब आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, इस इंटरनेट पे अच्छी चीजों के साथ उतनी ही बुरी चीजें अवेलेबल है। एक बच्चा ज्यादा आसानी से बुराइयों की तरफ आकर्षित होता है या कि सिर्फ पॉजिटिव चीजों की तरफ। तो हमें इसी हिसाब से अपने सिस्टम को भी अडेप्ट करते रहना चाहिए, हमें सिस्टम को बदलते रहना चाहिए और लगातार हमें चीजों पे नजर रखनी चाहिए। अडॉप्शन के लिए भी हमारे जो नया एक्ट अभी आया है, जो अमेंडमेंट्स आए हैं, इसमें अडॉप्शन के लिए भी नए प्रावधान दिए गए हैं और एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि अडॉप्शन के केसेस जो अब तक पेंडिंग रहते थे, क्योंकि अडॉप्शन के बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग थे। अगर मैं 2018-19 के आंकड़ों की बात करूं, करीब 650 केसेस हमारे कोर्ट में पेंडिंग थे जो अडॉप्शन के मामले थे। जब तक वो खत्म होता है, हमारे बच्चे बिना एक सुखी परिवार के जी रहे हैं। तो जब इनको हम फास्ट ट्रैक करेंगे इस नए एक्ट के थ्रू, इन बच्चों का भी भला होगा और उन परिवारों का भी भला होगा जो इन बच्चों को अपने साथ रखना चाहते हैं। ठीक है शंकर अग्रवाल जी, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, वो ये कह रहा है कि पिछले कुछ सालों में जो किशोर हैं हमारे 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, भले वो 16 से 18 के बीच के भी हों, उनमें अपराध करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ रही है। कई केसेस में जघन्य अपराध, बलात्कार, हत्या, इस तरह के मामले जो है सामने आए हैं। कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, जिसमें निर्भया कांड भी एक था, शक्ति मिल कांड भी मुंबई का था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे सामने। तो ऐसे में जो इस समय मौजूदा कानून है और उसमें जघन्य अपराध को लेकर जो नाबालिग को पनिशमेंट देने की या उस पर जो प्रक्रिया चलाने की व्यवस्था की गई है, उसे आप सफिशिएंट मानते हैं या आपको लगता है कि उसमें किसी तरह के चेंज की या अमेंडमेंट की जरूरत है? अमृता जी, जो अभी कानून है, क्योंकि अभी अभी बने हैं, 2015 में अमेंडमेंट आया, अभी बहुत ज्यादा केसेस में इसको यूज भी नहीं किया गया। आई पर्सनली फील कि अभी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि जिसमें हम ये जो आयु की सीमा है 18 साल से इसको 16 साल किया जाए। वैसे भी मैं बताया 16 से 18 साल के केसेस अगर किसी ने हेनियस क्राइम किया तो वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने जाएंगे। दूसरी तरफ चाहे ये आंकड़े हमारे जरूर कहते हैं कि हमारा क्राइम बढ़ा, तो क्राइम बढ़ने के दो कारण हैं प्राइमरी। एक कारण तो ये है कि पहले कोई एफआईआर लॉन्च आसानी से कोई करता ही नहीं था। आप कितनी कोशिश करिए, अभी भी अगर आप पुलिस स्टेशन में जाएं, बहुत मुश्किल से आपकी एफआईआर जाके लॉन्च होती है। अब लेकिन एज कम्पेयर टू द अर्लियर टाइम बहुत ज़्यादा एफआईआर लॉन्च होने लगी, तो एक लोग केसेस इसलिए बढ़ जाते हैं। अवेयरनेस हो गई है लोगों में। पहले लड़कियां अगर कोई उसका रेप या मोलेस्टेशन होता था, कोई ज़्यादा नहीं था, कोई उस तरह के केसेस करते ही नहीं थे। नंबर 2, देयर इज नो डाउट बिकॉज ऑफ, जैसे अभी चारू जी ने कहा, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ टेलीविजन, ओटीटी, इन सब की वजह से क्राइम के प्रति थोड़ा झुकाव हो गया है लोगों का, बच्चों का भी हो सकता है उसमें। लेकिन आइडिया क्या है, हमारा एनफोर्समेंट होना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि किसी ने क्राइम कर दिया है तो हम वी थ्रो द बेबी विद बाथ वाटर। ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे इन क्राइम्स को रोकें या इनका अच्छा एनफोर्समेंट कैसे करें। वो ना करके अगर हम क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छा मूव नहीं होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम क्यों ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जहाँ पे इस तरह के क्राइम होने ही ना दें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मेरा अपना विचार है एंड मेरा अपना कन्विक्शन भी है साथ में कि अगर हम चाहें और अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, एक तो हम टेक्नोलॉजी की बात करें, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी किड्स आर गेटिंग एक्सेस टू इंटरनेट एंड होल लॉट ऑफ अदर थिंग, जैसे जो चारू जी कहते हैं कि वो गंदे को यूज करता है, लेकिन हम उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत बढ़िया एनफोर्समेंट कर सकते हैं और क्राइम को बहुत कम कर सकते हैं। अगर क्राइम कम हो जाएगा तो इसकी बात ही नहीं आएगी। हमें भी मस्ट, मैं आई ऑलवेज बिलीव दैट वी शुड मूव फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, रादर देन कि हम सबको लपेट दें, क्राइम में कर दें, बाद में 10-20 साल के बाद वो छूटेगा, पता चला कि था तो क्राइम ही नहीं किया। दैट शुड नॉट बी द इंटेंशन। इंटेंशन शुड बी एक सिस्टम ऐसा हो कि जो बड़ा एक्सपीडिशियसली उसको न्याय दिला सके। अगर बाकी में क्राइम हुआ है तो वो कह सके कि ये क्राइम किया है
और इसने क्राइम किया, जी। 8-10 साल लग जाते हैं कुछ में। सेकेंडली हम ये भी कोशिश करें, तो ये तो क्या जुडिशियल रिफॉर्म, दूसरी तरफ ये रिफॉर्म है जो एनफोर्समेंट का रिफॉर्म, कि हम कैसे कोशिश करें जिससे सभी लोगों को, खासकर वल्नरेबल सेक्शन को, चिल्ड्रन को, वीमेन को, उनको हम प्रोटेक्शन दे सकें और उनको खिलाफ क्राइम आसानी से ना हो सके। एंड थर्ड है जो चारू जी ने कहा, आई एंटायरली एग्री विद हर, कि जो हमारे एनजीओज हैं, जो हमारे केयर सेंटर्स हैं, केयर होम्स हैं, ही गॉट टू मतलब आप उसको देखेंगे तो आपको रोना आने लग जाएगा। सम ऑफ द सेंटर्स आर सो बैड। आइडिया इज कि दैट सिविल सोसाइटी शुड आल्सो गेट अवेकेंड, और सिविल सोसाइटी को अपने हाथ में लेना चाहिए टू इंश्योर कि ऑल सच केयर होम्स आर प्रॉपर्ली फंडेड एंड प्रॉपर्ली लुक्ड आफ्टर। ठीक है, ठीक है। तो आप एक सिस्टम डेवलप करने की बात कर रहे हैं जो कि ज़रूरत भी है। चारू, चूँकि वक्त की कमी है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मैं चाहूँगी एक क्लोजिंग कमेंट करें आप इस टॉपिक को लेकर। अमृता जी, हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सरकार के लिए गर्व की बात है कि अब इस तरीके के टॉपिक्स और ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि उन सारे लॉज को अपडेट किया जाए जो काफी समय से अपडेटेड नहीं थे, और इस अमेंडमेंट के बाद हम एक कदम और करीब आ जाएंगे एक उस सोसाइटी के जहां पर बच्चों को सुरक्षा भी दी जाए और जिनको सजा देने की जरूरत है उनको सही तरीके से सजा भी दी जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, शंकर अग्रवाल और चारू प्रज्ञा, हमें वक्त देने के लिए और इतनी सार्थक चर्चा के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ऐसी सोसाइटी, ऐसा माहौल डेवलप किया जाए कि किशोरों में बढ़ती या आपराधिक प्रवृत्ति कम हो, और जाहिर तौर पे जैसा कि हमारे गेस्ट ने भी कहा कि जो जघन्य अपराध हैं, और जैसा कि सरकार ने भी पैनल को अपनी जवाब में कहा है कि वो अपराधों के प्रकार या उसके इंटेंसिटी के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है, और जिसे अपराध मिलना है खासकर जघन्य मामलों में उसे अपराध दिया जाए। फिलहाल आज देश देशांतर के आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।